ओके, वंस अगेन हम आते हैं चैप्टर 2 पर एंड दैट इज सप्लाई अंडर जीएसटी एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको काफी चीजों के बारे में बताएगा। तो हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 2 का। अगेन ये क्लास वापस बता दूं, रिवीजन क्लास है, चैप्टर 2 नहीं पढ़ रहे, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी चैप्टर 2 नहीं किया है प्रॉपर पूरा, वो इस क्लास को अभी ना देखें, ठीक है। चैप्टर 2 कहता है सप्लाई अंडर जीएसटी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम, इट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेवीड, दैट इज द टैक्सेबल इवेंट। किसी भी एक्ट को अप्लाई करने के लिए उसके 3 इवेंट होते हैं। एक होता है टैक्सेबल इवेंट, एक होता है उसका ड्यूटेबल इवेंट और एक होता है कलेक्शन इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? जब उस चीज की चार्जेबिलिटी होती है, जैसे जीएसटी में दैट्स अ सप्लाई, ठीक है। ड्यूटेबल इवेंट वो जब ड्यूटी एप्लीकेबल होने जाती है, जिसके लिए 6 कंडीशन है, वो 6 कंडीशन पूरी होंगी तब माना जाएगा ड्यूटेबल इवेंट। और कलेक्शन इवेंट जब उसे जमा कराने की या उसके कलेक्शन की पावर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो कहते हैं द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किसी भी चीज टैक्स का एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है उसके टैक्सेशन सिस्टम में कि उस चीज को लेवी कब किया जाता है। जीएसटी रिजिम द एंटायर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, द मेन चीज इज सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस जब भी होगा तब जीएसटी को अप्लाई कर दिया जाता है। डेफिनेशन पढ़नी है गुड्स की, आप खुद पढ़ेंगे। टैक्सेबल सप्लाई की आप पढ़ेंगे, टेरिटरी की आप पढ़ेंगे, मैं समझा चुका हूं आपको। सर्विस की डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे, पर्सन की जस्ट रीड करनी है, पढ़नी नहीं है, आप जानते हैं। सप्लायर की भी हम नॉर्मल बैच में पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में कहते हैं सप्लाई को जीएसटी में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, या तो कोई चीज सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी या सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, एक मानी जाएगी। कोई भी चीज दोनों नहीं मानी जाएगी। अगर दोनों है भी तो डिसाइड करेंगे से इसमें मेन चीज क्या है, या तो गुड्स या तो सर्विस। नेक्स्ट कहते हैं सप्लाई इज द कीस्टोन ऑफ द जीएसटी आर्किटेक्चर। एनालिसिस कहती है ड्यूटेबिलिटी के बारे में कि किसी भी चीज पर सिर्फ गुड्स या सर्विस होने पर जीएसटी नहीं लगता। सिर्फ गुड्स या सर्विस हैं तो जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विस। सेक्शन 7 कहता है कि जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए ड्यूटेबल इवेंट होना जरूरी है। अगर टैक्सेबल इवेंट लगा तो सिर्फ वो एक्ट एप्लीकेबल होगा, ड्यूटी नहीं। तो अगर टैक्सेबल इवेंट हुआ तो क्या अप्लाई होता है? एक्ट। ड्यूटेबल इवेंट हुआ तो क्या अप्लाई होती है? ड्यूटी। और इस केस में क्या होता है? ड्यूटी का पेमेंट। तो अब ड्यूटेबल इवेंट कब माना जाता है? तो एनालिसिस कहता है कि हमारे पास 6 कंडीशन है, अगर 6 के 6 पूरी हो गई तो वो क्या मानी जाती है? ड्यूटेबल इवेंट। फर्स्ट इज सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस, या तो गुड्स होना चाहिए सर्विस। अगर कोई गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आती तो वो जीएसटी के परव्यू से बाहर। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी कंसिडरेशन होना चाहिए। सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के पर्पस के लिए दी गई होनी चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, एक टैक्सेबल पर्सन ने उसे दिया हो जो रजिस्टर्ड हो, और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और इंडिया में यानी कि टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। तो मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं 6 पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले डिस्कस होगा इसमें मोड्स ऑफ सप्लाई। मोड्स ऑफ सप्लाई में 3 चीजें ली हैं, सेल एंड ट्रांसफर, बार्टर एंड एक्सचेंज एंड लाइसेंस, लीज एंड रेंटल। तो अगर आप गुड्स को सेल कर देते हैं तो अभी वो सप्लाई माना जाएगा। बिना पैसे के किसी को फ्री में दे देते हैं तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। तो फ्री में देने पर कंसिडरेशन तो नहीं है, बट उसे ट्रांसफर या सप्लाई तो माना जाएगा। कंसिडरेशन है नहीं, वो सेकंड पॉइंट बताएगा कि कंसिडरेशन फ्री वाले केस में माना जाएगा या नहीं। अभी हम मान रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में सेल भी आ गया, सप्लाई में बिना पैसे लिए भी चीज अगर दी है, ओनरशिप अगर आपकी ट्रांसफर होती है किसी भी गुड्स की ओनरशिप, तो उसे क्या मान लिया जाता है? सप्लाई, वेदर फॉर अ कंसिडरेशन और नॉट। बार्टर में गुड्स के बदले में अगर आप नॉन मॉनेटरी आइटम लेते हैं, और एक्सचेंज में भी अगर आप नॉन मॉनेटरी आइटम लेते हैं, तो वो सब बार्टर एक्सचेंज में जाता है। एक में सामान के बदले में सिर्फ सामान है, एक में सामान के बदले में कुछ सामान और कुछ पैसा। अगेन ये दोनों भी सप्लाई मानी जाती हैं, डिटेल में एग्जांपल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके दोनों के अलावा अगर कोई भी गुड्स है और उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, उसे हम रेंट पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, तो वो सब सर्विस में माना जाएगा, लेकिन वो भी सप्लाई का पार्ट माना जाएगा एज अ सर्विस, ठीक। अब नीचे आया पॉइंट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कहता है विदाउट कंसिडरेशन है, अगर आपने कोई चीज किसी को दी है, वेदर गुड्स और सर्विस, और कंसिडरेशन नहीं लिया, ना मॉनेटरी ना नॉन मॉनेटरी, कुछ नहीं लिया, फ्री में दे दी, तो जीएसटी जनरली नहीं लगता। बट उसके लगभग 5 या आप कह सकते हैं 4 एक्सेप्शन, 4 ऐसे केसेस हैं जब बिना कंसिडरेशन लिए भी उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा।
उसका हमने डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम से हम डायरेक्टली उसे पढ़ सकते हैं। देखिए तो केस कौन कौन से होते हैं? डीम्ड कंसिडरेशन वाले, मतलब जहां बिना पैसे लिए भी हम उस चीज को क्या मानते हैं? कंसिडरेशन के अंदर डीम्ड कंसिडरेशन। परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, अगर अपनी आप कोई बिजनेस की एसेट या स्टॉक फ्री में किसी को दे देते हैं, परमानेंटली किसी को फ्री में एज अ गिफ्ट, एज अ सैंपल गिफ्ट दे देते हैं, तो ऐसे केस में उसे क्या माना जाता है? डीम्ड कंसिडरेशन। और ऐसे केस में आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आईटीसी वापस करना पड़ता है। स्टॉक ट्रांसफर में दो केसेस हैं। अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करते हैं तो अगर ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है तो देयर इज नो जीएसटी, नो सप्लाई, नो डीम्ड कंसिडरेशन कंसेप्ट। बट अगर ब्रांच का और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, जो स्टेट के बाहर वाली ब्रांच में होगा ही होगा और स्टेट के अंदर भी हो सकता है, तो ऐसे केस में अगर आप ब्रांच ट्रांसफर करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है तो ऐसे केस में भी क्या करा जाएगा? जीएसटी में से डीम्ड सप्लाई, डीम्ड कंसिडरेशन माना जाएगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तीसरा केस है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एम्प्लॉय जो सर्विस देता है उसे जीएसटी में सर्विस नहीं माना जाता। इट्स अ मास्टर सर्वेंट रिलेशन। तो अगर मैं किसी के नौकरी करता हूं और मुझे सैलरी देगा तो सैलरी पे जीएसटी ना तो मुझे देना है ना उसे देना है, बिकॉज इट्स अ मास्टर सर्वेंट। उसे हम कोई सर्विस नहीं मानते। कहते हैं लोग कि मैं उसके यहाँ सर्विस करता हूं, बट वो गलत है, वो वर्ड गलत यूज होता है। हमें कहना चाहिए हम उसके यहाँ जॉब करते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में सैलरी पर कोई जीएसटी नहीं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गुड्स दे देता है फ्री में, गुड्स, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गुड्स देता है फ्री में, तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर एक एम्प्लॉय को साल में 50,000 तक के गिफ्ट दिए जाएं तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा के गिफ्ट दिए गए तो उस पर जीएसटी माना जाएगा, और फ्री में दिए हैं तो भी वो डीम्ड कंसिडरेशन में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 60,000 के गिफ्ट दिए तो 50,000 तक तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। 10,000 जो एक्स्ट्रा है उसका जीएसटी एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को अपनी जेब से देना पड़ेगा। लास्ट केस है प्रिंसिपल एजेंट। अगर एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स बेचता है या प्रिंसिपल एजेंट को, और कहते हैं पेमेंट बाद में ले लेंगे, बाद में, जनरली कंसाइनर कंसाइनी में ऐसा होता है पेमेंट बाद में ले लेंगे, तो जीएसटी कहता है आप बाद में लीजिएगा लेकिन हमें जीएसटी कब चाहिए? अभी। ये तो ब्रांच को नहीं छोड़ते। तो फिर प्रिंसिपल एजेंट में तो हमेशा क्या होते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग, तो आपको अभी ही उसका जीएसटी देना पड़ेगा। दीज 4 केसेस में आपको जीएसटी देना है। दीज आर डीम्ड कंसिडरेशन वाले केसेस हैं। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल, पीछे वो पूरी कहानी लिखी हुई है कब कब इस केस में होता है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस एक स्पेशल केस है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा सप्लाई क्या होती है, हमने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होता है, उसके बाद इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स और फर्दरेंस में आता है कि उन्हीं चीजों पे जीएसटी लगेगा जब वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब कोई चीज सप्लाई भी है। मैंने अपना मोबाइल किसी को बेच दिया, अपने दोस्त को 5,000, तो देयर इज गुड्स, बेचा है, सेल भी है, और 5,000 रुपए भी लिए। मेरे को छोड़ो, तुम लोग अपने बारे में सोचो। आप लोगों ने अपना मोबाइल किसी को दे दिया, अपने दोस्त को 5,000, तो आप लोग गुड्स भी दे रहे हो, सेल है और कंसिडरेशन भी, बट आप पे जीएसटी नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर कॉमर्शियल एक्टिविटी। वो तो आपका पर्सनल एक्टिविटी है जिसको आपने दिया। तो जीएसटी तभी लगेगा जब कोई चीज आपकी कमर्शियल एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, आपके बिजनेस से, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। मैं भी अपनी कोई पर्सनल घर की चीज बेच दूं किसी को तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज दैट्स माय पर्सनल एसेट। हाँ, बिजनेस से कोई चीज बेची जाएगी, बिजनेस एसेट, तो उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो जरूरी है कि वो फर्दरेंस और बिजनेस के केस में हो, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हो। उसका एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं, सलमान खान वाला, अच्छा है। नेक्स्ट है सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी में आपका टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं, यानी कि अब आप गुड्स भी दे रहे हो, सेल भी कर रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, और वो बिजनेस की चीज है, लेकिन टर्नओवर आपका स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, तो आप पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं, तो आप टैक्सेबल पर्सन ही नहीं, तो भी आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। डिटेल में डिस्कस हो चुका है। टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, सारी कंडीशन पूरी, बट मान लीजिए एग्रीकल्चरल गुड्स है जिसपे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, खाने की चीजें, बेसिक फूड एटसेट्रा, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। वो चीजें अगर आप कितनी भी दें तो उन पर जीएसटी नहीं लगता, तो उस केस में भी जीएसटी से एग्जेम्पशन है। तो जो दी जाने वाली चीजें वो क्या होनी चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई और टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, यानी कि विद इन इंडिया। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस स्पेशल केस पढ़ाया गया है डिटेल में आपको। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहता है कि अगर इंडिया के बाहर से आप कोई सर्विस लेते हैं, ध्यान रखिए गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम लगता है, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम। सर्विस एक्सपोर्ट होगी, कुछ नहीं लगेगा, ना जीएसटी ना ही कस्टम।
हाँ, सर्विस आप रिसीव करेंगे इंडिया में तो उस पर जीएसटी लगेगा, कस्टम नहीं, बिकॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे सर्विस के लिए कस्टम एक्ट नहीं, कस्टम एक्ट सिर्फ किसके लिए, गुड्स के लिए, डिटेल में पढ़ा दिया मैंने आपको। तो अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो उसमें हमेशा हमेशा जीएसटी लगता है, यूनिवर्सल रूल, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, चाहे किसी से भी मिले। सिर्फ एक केस में नहीं लगता, जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं किसी अपने रिलेटिव से, अदर देन बिजनेस पर्पस यानी कि पर्सनल पर्पस के लिए, और विदाउट कंसिडरेशन। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हैं तो उस पर जीएसटी जनरली चार्ज नहीं होता, वरना हमेशा लगेगा। डायग्राम भी बना दिया है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि दो या उससे ज्यादा गुड्स या सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती है, या दोनों, सर्विस भी और गुड्स भी, मतलब उन्हें कहते हैं बंडल्ड सप्लाई, मतलब दो या उससे ज्यादा चीजें अगर एक साथ सप्लाई हो रही हैं तो वो जाती हैं बंडल्ड सप्लाई। तो उन्हें या तो माना जाएगा कॉम्पोजिट या माना जाता है मिक्स। कॉम्पोजिट तब माना जाता है जब वो नेचुरली बंडल्ड होती है, और मिक्स कब माना जाता है, जब वो आर्टिफिशियली जबरदस्ती बंडल्ड की जाती है। अगर नेचुरल बंडल है तो उसमें रूल पता लगाने का है कि आप प्रीडोमिनेंट फैक्टर देखते हैं, उसके हिसाब से उसका नेचर डिसाइड होगा कि वो गुड्स है या सर्विस। और अगर वो आर्टिफिशियली बंडल्ड है तो फिर हम देखते हैं उस तरीके से डिसाइड करा जाएगा जिससे टैक्स सबसे ज्यादा लगे। जैसे एयरक्राफ्ट के थ्रू आप कहीं जाते हैं तो उसमें सर्विस भी है, उसमें केटरिंग सर्विस भी है, उसमें आने जाने का खाना मिलता है, वो फूड भी है, इंश्योरेंस भी होता है हमारा, एक्सेट्रा। तो इट्स अ बंडल ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। लेकिन उसमें मेन एलिमेंट क्या है, इट्स अ नेचुरली बंडल, बिकॉज एयरक्राफ्ट सर्विस में सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो उसमें मेन फैक्टर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो जो भी टिकट के पैसे हैं उसमें जुड़े इंश्योरेंस के भी हैं, खाने के भी हैं, फ्रेट के भी हैं, सबके। लेकिन वो पूरे 10,000 रुपए हम किसके मान लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि फ्रेट के, उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा, उसी की रेट लगेगी, फ्रेट के ही प्रोविजन लगेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल में भी दुकानदार 10 आइटम एक बास्केट में रखकर आपको बेच रहा है, 10 तरह की चॉकलेट एक बास्केट में रखकर अलग से, जो फेस्टिवल टाइम पर मिलती है, तो वो अलग अलग भी बेच सकता है, लेकिन जबरदस्ती एक साथ बेच रहा है। दैट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई, यानी कि आर्टिफिशियली बंडल। उसमें अगर उसकी बास्केट की कीमत 1,000 रुपए है तो 1,000 किस चॉकलेट की मानी जाएगी, कहते हैं उस चॉकलेट की जिस पर टैक्स रेट सबसे हाई है। भले उस चॉकलेट की कीमत 10 रुपए हो, बाकी सबकी ज्यादा, लेकिन अगर उसकी टैक्स रेट सबसे हाई है तो 1,000 रुपए को उसी चॉकलेट की वैल्यू माना जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स सबसे ज्यादा रिकवर होता है। ये हमारे कंपोजिट सप्लाई थे और मिक्स सप्लाई के एग्जाम्पल के साथ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब तक आप कॉम्पोजिशन भी चलो पढ़ा दूं, पढ़ लो। वैसे कॉम्पोजिशन का अमेंडमेंट आ गया है, तो अमेंडमेंट वाले नोट्स में आपको बताया गया है कि कॉम्पोजिशन किस तरह से एप्लीकेबल होती है। तो मैं फिर उन्हीं अमेंडमेंट वाले नोट्स में से आपको शीट में से पढ़ाऊंगा। मेरे पास कोई शीट अवेलेबल नहीं है, मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ रखी हुई है, देन वी विल डिस्कस इट। वी कैन डू वन थिंग, कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक को छोड़ देते हैं। कॉम्पोजिशन किन पर एप्लीकेबल है इसकी कहानी को छोड़कर बाकी सब कर लेते हैं। जनरल प्रोविजन भी कॉम्पोजिशन से, एक शेड्यूल बनाया है, इसमें डेफिनेशन दी गई है, वो तो पढ़ लीजिएगा। क्या चीज गुड्स है, क्या चीज सर्विस वाला कंसेप्ट है, वो तो आप लोग खुद ही करेंगे। ओके, मैं वो पढ़ाता हूँ जो एक्टिविटीज ना तो गुड्स मानी जाती हैं और ना सर्विसेज, ठीक है, जिन्हें हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं आता इसमें, कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस नहीं आती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं आती, फ्यूनरल एक्सेट्रा सर्विसेज नहीं आती, सेल ऑफ लैंड, इमूवेबल चीजें ना गुड्स मानी जाती हैं ना सर्विस। लेकिन उसमें ध्यान रखिए, लैंड पर तो कभी जीएसटी नहीं, बट अगर वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड आपने खरीदी है, अलॉटमेंट कराया, फिर बनवा कर, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विस में जाके टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी। पूरी बनी बनाई बिल्डिंग ली है, देयर विल बी नो जीएसटी। एक्शनेबल क्लेम में जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग वाले केस में जीएसटी चार्ज किया जाता है। पीछे एक समरी दी है जिसमें एग्जेम्पशन लिमिट एक्सेट्रा के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। पुराना ही प्रोविजन है, कुछ नया इसमें है नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के केस में जो यहाँ पढ़ाया गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर की बात अगर हम करें तो एग्रीगेट टर्नओवर कहता है सब चीजों का टर्नओवर जोड़ना, सर तरह की सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, सबको जोड़ दो, वो बोला जाता है एग्रीगेट टर्नओवर। और वो हर चीज चेक करने में काम आता है, कॉम्पोजिशन स्कीम लगेगी या नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर से पता चलेगा। तो उन सबको जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। और नॉन सप्लाई नहीं आती, जो चीजें नॉन सप्लाई की डेफिनेशन में आती, नेगेटिव जो लिस्ट में है, वो नहीं उसका पार्ट बनेंगी, बाकी सब जोड़ लो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर।
तो वो काम आएगा ये पता लगाने में कि रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं, कॉम्पोजिशन मिलेगी या नहीं। उसी में एक जरूरी बात है कि अगर आपकी 100% सप्लाई, जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी नॉन टैक्सेबल है, तो नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट है, नो रजिस्ट्रेशन। पूरी निल रेट है, नो रजिस्ट्रेशन। पूरी एक्सपोर्ट है, नो रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर तभी कैलकुलेट होगा व्हेन देयर इज सम टैक्सेबल सप्लाई। 1 लाख रुपए की टैक्सेबल है और 10 करोड़ की नॉन टैक्सेबल, तो आपका टर्नओवर बोला जाएगा 10 करोड़ 1 लाख। तो रजिस्ट्रेशन भी होगा और कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। और सिर्फ 10 करोड़ का आपका नॉन टैक्सेबल का टर्नओवर है, 5 करोड़ का नॉन टैक्सेबल, 2 करोड़ का एग्जेम्प्टेड, 3 करोड़ का एक्सपोर्ट वाला, ये तीनों ही टैक्सेबिलिटी से बाहर है। तो इस केस में देयर इज नो एग्रीगेट टर्नओवर, जीरो माना जाएगा, नो रजिस्ट्रेशन, नो कॉम्पोजिशन, झगड़ा ही खत्म जीएसटी। तो देयर मस्ट बी सम टैक्सेबल सप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा कंडीशन। इफ देयर इज नो टैक्सेबल सप्लाई देयर विल बी एग्रीगेट टर्नओवर ऑलवेज जीरो अंडर जीएसटी। ओके, तो यहां तक की बात हो गई हमारी। तो अब मैं कंपोजिशन के प्रोविजन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देता हूं। वैसे मेरे शायद मोबाइल में वो चैप्टर नहीं, मोबाइल में भी नहीं है क्या? नहीं, हाँ नहीं। ओके, बेटर है हम उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप रिवीजन कीजिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। जब चैप्टर 3 करेंगे तब उसे कंटिन्यू कर लेंगे। सी यू।